साथियों, आपका आरके क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान की शाखा पेडागोजी का अध्ययन करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और शीघ्र ही YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। पेडागोजी सर्वप्रथम हम देखते हैं कि यह ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। पेडागोजी का अर्थ है साथियों शिक्षण शास्त्र, शिक्षण शास्त्र। शिक्षण शास्त्र क्या है? एक शिक्षक अपने शैक्षिक उद्देश्यों को की प्राप्ति हेतु आदर्श शिक्षण, अधिगम वातावरण, में प्रभावी एवं आवश्यक शिक्षण विधि शिक्षण रीति व शिक्षण युक्ति का प्रयोग करता है। इन सबके अध्ययन को पेडागोजी कहते हैं। इसको समझते हैं हम। एक शिक्षक, पेडागोजी क्या है या शिक्षण शास्त्र क्या है? एक शिक्षक अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, अपने जो शैक्षिक उद्देश्य है शिक्षा संबंधी, उनको प्राप्त करने हेतु वो आदर्श शिक्षण करवाता है। सीखने वाले वातावरण में प्रभावी एवं आवश्यक शिक्षण विधि का प्रयोग करता है। शिक्षण रीति व शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करता है। इन सब के अध्ययन को पेडागोजी कहते हैं। यानी आदर्श शिक्षण क्या है, अधिगम वातावरण क्या है, शिक्षण विधि क्या है, शिक्षण रीति एवं युक्ति क्या है, इन सब का जो हम अध्ययन करते हैं वो पेडागोजी कहलाता है। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक ऐसी क्रियाकलाप है जिसमें ज्ञान देना, कौशल विकास करना, नियोजना, आयोजना,
निर्देशन, निदेशन व अनुदेशन। अनुदेशन आदि क्रिया आयोजित की जाती है। आदि क्रिया आयोजित की जाती है। यानी शिक्षण क्या है? शिक्षण एक ऐसी क्रियाशील क्रियाकलाप है जिसमें ज्ञान देना। क्या दिया जाता है? शिक्षा के अंतर्गत ज्ञान दिया जाता है, कौशल, विभिन्न प्रकार के बच्चे के अंदर कौशलों का विकास किया जाता है, नियोजना, आयोजना। इन शब्दों के अर्थ को आपको समझना है। नियोजना, आयोजना। नियोजना, इन दोनों का अर्थ इंग्लिश में इसको प्लानिंग कहते हैं। जैसे आयोजना का अर्थ है प्लानिंग, नियोजन करना भी हम किस तरह से कोई कार्य करेंगे, दोनों का सेम ही अर्थ है, नियोजना और आयोजना, प्लानिंग। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए, बच्चों को ज्ञान देने के लिए हम क्या प्लानिंग बना रहे हैं, क्या योजना बना रहे हैं। फिर है निर्देशन, निर्देशन, निदेशन, निर्देशन, निदेशन और अनुदेशन। ये तीन शब्द आए, इनको भी आपको बहुत ध्यान से, इनका अर्थ आपको याद होना चाहिए। निर्देशन का अर्थ है डायरेक्शन, निर्देशन का अर्थ है डायरेक्शन, डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है संकेत करना, संकेत करना, ये हो गया डायरेक्शन। निदेशन, निदेशन को इंग्लिश में कहेंगे गाइडेंस, गाइडेंस। ये एक प्रक्रिया है, ये कार्य करने की एक प्रक्रिया है। अनुदेशन, अनुदेशन का अर्थ है इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब है आज्ञा देना या सूचना देना। तो इन शब्दों के आपको अर्थ याद रखने हैं। जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसे ही शब्द है वो दिए जाते हैं, इसमें जो परीक्षार्थी है वो उलझ जाता है और आंसर है वो गलत कर देता है। तो इनका आपको ध्यान रखना है। यानी शिक्षण एक ऐसी क्रियाशील क्रियाकलाप है जिसमें ज्ञान देना, कौशल विकास, प्लानिंग बनाना, डायरेक्शन संकेत देना, गाइडेंस गाइड करना और आज्ञा देना या सूचना देना आदि क्रिया आयोजित की जाती है। इसके बाद में बीएफ स्किनर, बीएफ स्किनर ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने, इनका पूरा नाम है वो है ब्रू है फ्रेडरिक स्किनर, ये इनका फुल फॉर्म है, अमेरिका के। इन्होंने परिभाषा दी है, शिक्षण पुनर्बल आवश्यकताओं का क्रम है, आवश्यकताओं का क्रम है। शिक्षण जो पुनर्बल है या पुनर्बलन है, वो आवश्यकताएं, जब आवश्यकताएं होती है तो हम आवश्यकता के हिसाब से उस कर्म से है वो सीखते जाते हैं। तो ये बीएफ स्किनर ने शिक्षण की परिभाषा दी है। फिर है स्मिथ,
ये कहते हैं शिक्षण उद्देश्य निर्देशित प्रक्रिया है। निर्देशित प्रक्रिया है। शिक्षण उद्देश्य के हिसाब से निर्देश देने वाली या पढ़ाने वाली, संकेत देने वाली एक प्रक्रिया है। फिर एस्थाइन मनोवैज्ञानिक हुए हैं। एस्थाइन वो कहते हैं सीखने में वृद्धि करना ही शिक्षण है। सीखने में वृद्धि करना ही शिक्षण है। ये बिल्कुल आसान है। सीखने में वृद्धि करना ही शिक्षण है। इसके बाद में एलन गेज कहते हैं शिक्षण एक अंतः पारस्परिक क्रिया है जिसके अंतर्गत बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। जिसके अंतर्गत बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। एलन गेज कहते हैं कि शिक्षण एक अंतः पारस्परिक क्रिया है जिसके अंतर्गत बालक के व्यवहार में आवश्यक वांछित का मतलब आवश्यक परिवर्तन है वो लाया जाता है। उस शिक्षा के द्वारा या शिक्षण करवा करके बालक के व्यवहार में हम आवश्यक परिवर्तन ला सकते हैं, ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है। तो ये परिभाषा दी है एलन गेज ने। इसके बाद में शिक्षण के प्रकार। शिक्षण के प्रकार यानी शिक्षण किस किस प्रकार से किया जाता है वो उसके प्रकार। तो सर्वप्रथम एक नंबर है इसमें स्तर के आधार पर। स्तर के आधार पर तो स्तर के आधार पर शिक्षण है वो तीन प्रकार से है। इसमें एक है स्मृति के आधार पर। स्मृति के आधार पर ये हर्बर्ट स्पेंसर, इसके जो जनक है वो है हर्बर्ट स्पेंसर, या इसको हर्बर्ट स्पेंसर हर्बर्ट शिक्षण उपागम भी कहते हैं। उपागम भी कहते हैं। अब उपागम शब्द का आपको याद रखना, उपागम क्या है। वैसे इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये आप समझ लो। उपागम शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने व उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो तरीका या तकनीक अपनाई जाती है उसे उपागम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लो। शिक्षण उपागम क्या है। शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने व उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो तरीके या तकनीक
अपनाई जाती है, अपनाई जाती है, उसे उपागम कहते हैं, उसे उपागम कहते हैं। यानी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो हम विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाते हैं बनाने के लिए, वो क्या है? उपागम है। जैसे विचारहीन व्यक्ति को हम विचारवान बना देते हैं, तो वो उसके लिए जो अपने तकनीक काम में ली, यानी विचारहीन व्यक्ति को विचारवान बनाने के लिए जो हमने तकनीक काम में ली, वो क्या है? उपागम है। इसी प्रकार एक शब्द आएगा आपके प्रतिमान। प्रतिमान क्या है? तो किसी अमुक उद्देश्य के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन लाना, किसी के अंदर व्यवहार में जो परिवर्तन लाते हैं वो क्या है? प्रतिमान है। तो इसकी परिभाषा देखो, किसी अमुक उद्देश्य के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया, यानी किसी के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, वो क्या है? प्रतिमान। प्रतिमान वैसे मॉडल को कहते हैं। जैसे अपने कक्षा के अंदर पृथ्वी का अध्ययन करवाना है, तो हम उसका मॉडल है वो ग्लोब बच्चों के सामने रखेंगे। इसी प्रकार एक उदाहरण है, जैसे दही है, दही और एक है झरना। ये तो आप जानते ही हो, झरना। दही क्या है? उपागम है, और झरना प्रतिमान। दही उपागम है और झरना प्रतिमान है। दही जिसमें मक्खन समाया हुआ है, जिसमें मक्खन समाया है, और प्रतिमान झरना क्या करता है? उस मक्खन को क्या करता है? निकालता है, जिससे मक्खन निकाला जाता है। तो इस उदाहरण से आपको इसको समझना है। फिर दूसरा स्तर है बोध स्तर। बोध स्तर, इसके संस्थापक H.C. मॉरिसन, ये इनके संस्थापक है, वो याद रखने हैं, H.C. मॉरिसन। बोध स्तर के अंदर जैसे स्मृति स्तर पढ़ा है, इसमें तो है याद करना। सिर्फ क्या है स्मृति स्तर में? याद करना। ये जब प्राथमिक स्तर का बच्चा होता है तो उसको हम याद करवाते हैं, और जब बच्चा माध्यमिक स्तर का होता है तो उसे हम याद करने के साथ साथ क्या करते हैं? याद भी करना है और समझना है। याद भी करना और समझना है। तो ये है बोध स्तर। इसके बाद में तीसरा है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर इसके प्रवर्तक है हंट। इसमें याद भी किया जाता है, समझना भी जरूरी है, और चिंतन या मनन किया जाता है। ये उच्च माध्यमिक शिक्षा के तहत किया जाता है। जैसे बच्चा कॉलेज में जाता है तो वो खुद ही जो बड़े क्वेश्चन आते हैं तो खुद ही वो उसमें क्या करता है? चिंतन या मनन करके उनके आंसर देता है। फिर है इसमें शासन के आधार पर ये 3 प्रकार है। एकतांत्रिक, दूसरा है प्रजातांत्रिक,
तीसरा है हस्तक्षेप रहित। हस्तक्षेप रहित, ये शासन के आधार पर भी 3 प्रकार का, एकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, हस्तक्षेप रहित। तो आप अंत तक जरूर देखिए। एकतांत्रिक यानी जिसमें शिक्षक प्रधान हो और बालक क्या होगा, इसमें बालक गौण होगा, बालक गौण होगा। ये स्मृति स्तर है। जब बच्चा प्राथमिक स्तर का होता है तब शिक्षक उसमें क्या है, प्रधान होता है, बालक कुछ नहीं बोलता है, बालक गौण होता है। प्रजातांत्रिक में, प्रजा में जनता भी शामिल है, शिक्षक वह बालक दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। शिक्षक व बालक दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ये माध्यमिक स्तर तक है। फिर है हस्तक्षेप रहित। इसमें शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती है, शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती है, भूमिका नहीं होती है। इसमें क्या करता है, शिक्षक केवल समस्या बच्चे के सामने रखता है और उसका मूल्यांकन करता है और संपूर्ण जो समस्या है उसका हल कौन करता है, बालक समस्या का हल करता है। तो ये है इसके 3 प्रकार। ये सारणी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन जो बनेंगे वो मैं आगे टेस्ट लूंगा, उसमें आ जाएंगे, लेकिन ये सारणी आपको याद रखनी है। देखो, स्मृति स्तर एकतांत्रिक, जब बच्चा प्राथमिक स्तर में होता है तो उसमें स्मृति स्तर चलता है। और एकतांत्रिक का मतलब आपको बता दिया, भी शिक्षक प्रधान होता है, बालक गौण होता है। इसमें याद कराने पर, कंठस्थ करने पर जोर दिया जाता है। बोध स्तर, बोध का मतलब होता है समझ, तो ये प्रजातांत्रिक है। इसमें शिक्षक और बालक दोनों सक्रिय रहते हैं। ये माध्यमिक स्तर तक होता है और इसमें याद भी किया जाता है और समझाया भी जाता है। चिंतन स्तर, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। ये उच्च माध्यमिक या कॉलेज के अंदर अपनाया जाता है चिंतन स्तर। इसमें याद भी किया जाता है, समझ भी ज्यादा, चिंतन पर जोर दिया जाता है। तो साथियों, आपके समझ में आया होगा। तो आप इसी प्रकार लगातार क्लास अटेंड करते रहिए, बार बार वीडियो को देखते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।